सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्सा कोमल। सदर ट्रंप के आबनाए हुर्मुज़ में ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने और ईरान के मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद मशरक़ वस्ता की सूरत हाल अभी भी कशीदा है। दोनों मुल्कों की फ़ौजें अपनी अपनी पोजीशन पर कायम है और किसी भी वक्त कशीदगी बढ़ने का ख़तरा तो मौजूद है, मगर अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ ने आज कहा है कि सीज़ फायर अभी भी बरकरार है। इस हवाले से अमरीकी फ़ौज के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने भी बात की और कहा कि ईरान की कार्रवाइयाँ इस हद तक नहीं पहुँची कि जंग दोबारा शुरू की जाए। प्रोजेक्ट फ्रीडम का मकसद आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हमल को यकीनी बनाना है। अमरीका के इस ऑपरेशन के रद्द अमल में नाजरीन ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमले किए। अब मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस बात की तस्दीक की है कि ईरान ने 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 3 क्रूज़ मिसाइल और 4 ड्रोन्स अमारात पर फायर किए। इस हवाले से मुत्तहिदा अरब अमारात के सदारती तर्जुमान का कहना है कि ईरान जारे फरीक है जो खित्ते में अदम तहफ़्फ़ुज़ का बायस है, जबकि नाजरीन ईरान ने इन हमलों को अमरीकी फ़ौजी मुहिम जुई का रद्द अमल करार दिया है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि अमरीका और इत्तेहादियों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। अमरीका आबनाए हुर्मुज़ में गैर कानूनी गुजरगाह बनाने की कोशिश कर रहा है। अब ये सारी सूरत हाल है। इसमें पाकिस्तान ने ईरान की तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात पे किए जाने वाले हमलों पर तशवीश का इजहार किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने इन हमलों की मज़म्मत करते हुए कहा कि बहुत ज़रूरी है कि जंग बंदी को बरकरार रखा जाए और उसका एहतराम किया जाए। मुज़ाकरात के लिए सिफारती काविशों को मौका मिलना चाहिए। हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज़ फायर इस वक्त ख़तरे में है। इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है साबिक सीनियर सिफारतकार एम्बेसडर इमरान अली साहब को। इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अमेरिका की तो एक अपनी तशरीह है इस ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम की। वो ये कहते हैं कि वहाँ पे जो कमर्शियल शिप्स फंसे हुए हैं उनका अमला उसको निकाल के हम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ये कर रहे हैं, लेकिन ईरान का एक बड़ा सख्त रद्द अमल हमें यूएई पे होता हुआ नज़र आया था। आप समझते हैं कि जो आज बात पीट हेग्सेथ कर रहे हैं कि सीज़ फायर अभी भी कायम है, ये इसी तरीके से कायम रह सकेगा? देखिए, ये तो उन्होंने बहुत अच्छा किया कि स्पेशली आपने जिक्र किया नेवी के ऑफिसर हैं जो उनके जॉइंट चीफ्स के हेड हैं। उन्होंने कहा कि अभी प्रोवोकेशन इतनी नहीं है कि कोई ग्राउंड इन्वेजन की जाए। ये तो उन्होंने बड़ा अच्छा किया। लेकिन अगर ये ऑपरेशन फ्रीडम एक्चुअली वो ट्रॉफी है, वन ऑफ द ट्रॉफीज़ है जो प्रेसिडेंट ट्रंप लेना चाहते हैं कि मैंने स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाया, लेकिन अगर ये टेबल पे ना गए और इस तरह की सी में चीज़ें होती रहीं तो जंग का ख़तरा फिर बहुत बढ़ जाएगा। एक फॉल्स मूव है, एक कमांडर है, एक स्पॉइलर है, वो एक इज़राइल हो, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो, कुछ भी हो, उससे तो फिर जंग बहुत ज़्यादा उसका ख़तरा बढ़ जाएगा। अगर दे हैव बोथ मेड देयर पॉइंट, आई थिंक दे शुड कम बैक। इनको नेगोशिएटिंग टेबल पे आना चाहिए ताकि ये इस किस्म की चीज़ों से वो जंग का ख़तरा ना बढ़े। तो अगरचे अभी तक शुक्र है सीज़ फायर है, लेकिन इस किस्म के ऐलानात से और ऑपरेशन फ्रीडम बड़ा अच्छा साउंड करता है, लेकिन इससे जंग का ख़तरा बढ़ जाता है। और एम्बेसडर साहब, जो ईरान का रद्द अमल है, यूएई पर जो अटैक्स कल किए गए और उसके अलावा बाकायदा वो भी आप समझते हैं कि मज़ीद प्रोवोक करता है सूरत हाल को, या एक मुख्तलिफ रद्द अमल हो ईरान का तो वो मज़ीद दबाव भी बढ़ा सकते हैं? जो क्योंकि सदर ट्रंप का जो रवैया है वो इस हवाले से भी गैर संजीदा नज़र आता है कि वो कहते हैं कि ईरान की नई शराइत मैंने पढ़ी तो नहीं, लेकिन उससे इत्तेफाक नहीं करता। ईरान बारहा ये बात कह रहा है कि कुछ संजीदगी का मुजाहरा किया जाए ट्रंप की तरफ से। देखिए, आपने दो बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रेज किए हैं। एक तो ये कि जो प्लान है ना, जो ईरान का ये थर्ड रिवाइज प्लान है, ये बहुत डूएबल है और इसमें ईरान ने बहुत रिट्रीट किया है बहुत चीज़ों में। पहले ईरान रेजिस्ट कर रहा था टेबल पे जाने को सेकंड राउंड में, फ़ाइन, आई थिंक वो फॉरगेट करना चाहिए। बहुत डूएबल प्लान है। काफ़ी चीज़ों से ईरान ने रिट्रीट किया है, तो अमेरिका को
उसको सीरियसली लेना चाहिए और जल्दी टेबल पे आना चाहिए। दूसरा, ये फॉग ऑफ वॉर बहुत है, ये जो यूएई के ऊपर अटैक्स हुए हैं ना, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अगर ईरान ने किए हैं तो मैं यही समझता हूँ कि ईरान ने ये गलत किया है। ईरान को भी टेबल पे आना चाहिए और अमेरिका को भी अब ये हो गया, दे मेड देयर पॉइंट, उनको अब टेबल पे आना चाहिए। हम फिर इस्लामाबाद में उनको रखने के लिए तैयार हैं, दोनों को। और पाकिस्तान का इस सारी सूरत हाल में एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन तो है, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात पे होने वाले हमलों की मज़म्मत की है और दोबारा सिफारती कोशिशों को मौका देने की उन्होंने बात की है। आप इमरान साहब समझते हैं कि शुरू दिन से जो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को बतौर सालिस बैलेंस करना होगा और वो बैलेंस किया जा रहा है अपनी सिफारतकारी को इस मौके पर? लेट हो गया हम यूएई के मामले में लेट हो गए। ये जो बयान है, जब यूएई के ऊपर मिसाइल अटैक्स हो रहे थे, क्योंकि हमने अक़वाम मुत्तहिदा में जो अटैक्स हुए यूएई के ऊपर हमने उनको कंडेम किया था। अब बहुत अच्छा स्टेप लिया प्राइम मिनिस्टर ने आज, जो ये कहा है, उन्होंने मेरा ख्याल है ईरान का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा जो यूएई के ऊपर अटैक्स हुए हैं वो कंडेम करते हैं। दैट इज़ एब्सोल्युटली द राइट स्टांस टू टेक। लेकिन ये कल मैं काफ़ी टेलीविज़न चैनल्स पे कहता रहा कि पाकिस्तान को ये करना चाहिए। शुक्र है पाकिस्तान ने कर लिया। ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा चीज़ उस वक्त की जाए जब पानी सर पे से गुजर जाए। तो बहुत अच्छा किया। अब नाउ इट इज़ टाइम फॉर द प्राइम मिनिस्टर या मिलिट्री लीडरशिप में से कि वो ज़रा यूएई का एक दौरा करें और जो उनकी ग्रीवेंसेस हैं, क्योंकि जिस तरह आपने फरमाया कि मीडिएटर बनना आसान काम नहीं है और हमारी मीडिएशन से यूएई हमसे काफ़ी नाराज़ है, तो हमें जाके उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं उनको दूर करना चाहिए। और कि पाकिस्तान तो एक जो किरदार है वो तो बड़ा वाज़ेह है इमरान साहब, कि दोनों ममालिक के साथ बैलेंस करते हुए, अमेरिका जो यूएई के लिए बहुत अहम है उसको बैलेंस करते हुए अपनी पोजीशन, तो किस तरीके से उनके क्या बुनियादी ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, उसको पाकिस्तान किस अंदाज में एड्रेस कर सकता है? उनके ग्रीवेंसेस ये हैं कि जब उन पे अटैक हो रहा था तो पाकिस्तान ने, ये मैं आपको क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ, मैं लंबी बातें नहीं करता होता, उनका ख्याल ये है कि सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान खड़ा हुआ था, लेकिन पाकिस्तान हमारे गम में बराबर का शरीक नहीं था। उस वक्त हमारी कंटिन्यूस, अब पाकिस्तान भी के भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। पाकिस्तान के पास भी डीपीएम साहब के 2 ईयर पीसेज हैं, वो कितने लोगों को साथ लेके चलते। तो यूएई की मिसपरसेप्शन गलत हो सकती है, लेकिन हमने लार्जर कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए जाना है। अगर उनकी कोई बात है तो मैं बताना चाहिए कि जो हम जंग रुकवा रहे हैं वो आपकी सिक्योरिटी के लिए भी तो रुकवा रहे हैं ना। हमारा सबसे पहला आदमी, लड़का शहीद हुआ है जो यूएई में हुआ है, उससे ज़्यादा हमसे ज़्यादा किसका दर्द होगा, किसको दर्द होगा। लेकिन ये बातें करनी पड़ती हैं, ये आइसोलेशन में नहीं होती। तो ऑफ कोर्स हमारे कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग इजराइल, रिगार्डिंग इंडिया और बाकी चीज़ों के, वो अपनी जगह, लेकिन यूएई के साथ एक हमारी बायलैटरल रिलेशनशिप भी है। हमें ये फील्ड ओपन नहीं छोड़नी चाहिए बाकी ममालिक के लिए। ठीक है, आप सिंबॉलिक सॉलिडारिटी के इजहार की बात कर रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब के मामले में सूरत हाल इसलिए मुख्तलिफ है कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा है। अब एम्बेसडर इमरान साहब, जो ईरान की तरफ से आखिरी दफ़ा हमारे सामने शर्त आई वो ये थी कि अबनाए हुर्मुज़ के मामले को पहले देखा जाए और दूसरे मरहले में न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये जो ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम सदर ट्रंप ने शुरू किया, क्या उन्होंने ये पैगाम दिया है कि वो डायरेक्टली न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ही बात करना चाहते हैं? अबनाए हुर्मुज़ में मामला बढ़ सकता है, उसके ऊपर सेटल होता हुआ मुज़ाकरात से पहले नज़र नहीं आता। वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप है ना जी, उनको ना अबनाए हुर्मुज़ की कोई खास परवाह, ना न्यूक्लियर की है। ही वांट्स द ट्रॉफी। जो थर्ड ये जो प्लान ईरान की तरफ से आया है, पहले ईरान कहता था कि ब्लॉकेट ख़त्म करो तो फिर टॉक्स होंगी। अब ईरान ने ये कहा है कि ब्लॉकेट और हमारा फ्री मूवमेंट अलाउ करना, ये एक ही स्टेप में आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है, साइमल्टेनियसली हो सकता है। तो ईरान ने बड़ी स्ट्राइड्स की हैं। फिर ईरान ने कहा है कि हम स्टिपुलेटेड पीरियड के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, हम न्यूक्लियर इनरिचमेंट नहीं करेंगे और उसके बाद 3.7% करेंगे और स्टोर नहीं करेंगे।
ये बहुत बड़ी कंसेशन है ईरान की तरफ से। तीसरी चीज, ईरान जो पहले कह रहा था कि एक साथ सैंक्शंस ख़त्म कर दी जाएं, तो वो अब ये कह रहा है कि आप सैंक्शंस को भी फेज आउट कर दें। और आपकी बात है डिफेंस पैक्ट की, वो बिल्कुल सही है, लेकिन ईरान ये यूएई उसके साथ साथ फिर भी पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करता है कि पाकिस्तान उनको साथ लेके जाता है। आई एम श्योर एक हरिड विजिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी किया था यूएई का। यूएई के भी एटीट्यूड्स हार्डन नहीं होने चाहिए। यूएई गलती कर रहा है जो पैलेस्टीनियंस का जिक्र नहीं कर रहा। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान की एक बायलैटरल रिलेशनशिप है और इसी का नाम अच्छे ताल्लुकात करना होता है कि आप तमाम सूरत हाल में भी फॉरवर्ड स्टेप रखें। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर इमरान अली साहब आपके किया। नाजरीन, ये तो सूरत हाल है इस वक्त मशरक़ वस्ता में। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान की सियासी और इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर बात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज इमरान खान की बहनों ने पीटीआई के तमाम ओहदेदारों, पार्लियामान के अरकान और सीनियर क़यादत से बाज़ाब्ता तौर पर अडियाला जेल के बाहर पहुंचने की अपील की थी ताकि इमरान खान से मुलाकातें बहाल करवाने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके केसेस की समाअत और उन्हें शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने के लिए हुकूमत पर किसी किस्म का कोई दबाव डाला जा सके। लेकिन ये कॉल बज़ाहिर नाकाम रही, क्योंकि अलीमा खान की बार बार अपील के बावजूद पार्टी ओहदेदारान का कोई खातिर खा नंबर तादाद हमें वहाँ पहुँचती हुई नज़र नहीं आई। जबकि इंतजामिया की तरफ से भी अडियाला को जाने वाले रास्तों पर रुकावटें लगाई गई थी। फैक्ट्री नाके पर अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू की और एक बार फिर से पार्टी ओहदेदारों से अपील की और उसको उन्होंने वाजे भी किया कि वो अपील क्यों कर रही हैं। कहती हैं कि MNAs और MPAs का यहाँ पर आना इसलिए ज़रूरी है कि अडियाला के बाहर कारकुनान को तो पकड़ा जाता है, लेकिन MNAs और MPAs को छोड़ दिया जाता है। सीनियर क़यादत और पार्लियामेंटेरियंस को देखकर कारकुनान का हौसला बढ़ेगा। मगर इमरान खान की बहनों के इस अपील के बावजूद हमने देखा कि कोई बहुत बड़ा एक मौसर एहतजाज आज अडियाला के बाहर नहीं हो सका, या इन रुकावटों पर भी कोई इतनी बड़ी तादाद नहीं पहुंची। लेकिन उसके साथ साथ PTI के जो तंजीमी सतह के ऊपर चैलेंजेस हैं और इख्तलाफात हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं। कल सलमान अकरम राजा ने PTI की 5 रुकनी पंजाब कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का ऐलान किया, लेकिन हैरान कुन तौर पर उसमें अमजद खान न्याजी साहब को भी शामिल किया गया, जो 9 मई के वाक़यात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके थे। इत्तलात के मुताबिक उनको शामिल करने पर पार्टी में सवालात उठाए गए और इस कमेटी में शामिल दीगर अरकान के हवाले से भी अदम एतमाद का इजहार किया गया। आज सलमान अकरम राजा ने सोशल मीडिया पर इस हवाले से वजाहत दी, एक नोटिफिकेशन शेयर करते हुए कहा कि 2025 में यही अमजद खान न्याजी, इनको इमरान खान ने अपना खुसूसी कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया था, तो इसी लिहाजा इसी हवाले से उनको इस कमेटी में शामिल किया गया। हम आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे हालात में PTI इमरान खान से मुलाकातें बहाल करवाने और फिर दूसरा जो मुतालबा है ज़ाती मौलजीन तक रसाई का, इस हवाले से हुकूमत पर कोई भी दबाव डाल सकेगी, क्योंकि हुकूमत जो है उनके एतमाद से ऐसा नज़र आता है कि इस वक्त ना तो वो अपोजिशन से कलेक्टिवली को ख़तरा महसूस करते हैं और ना ही PTI के किसी मुमकिन एहतजाज की कॉल से खौफजदा है। लेकिन इस सब के दौरान मुल्क में इंसानी हुकूक के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं, जिसके ऊपर हुकूमत को सोचने पर ज़रूर मजबूर होना चाहिए। कल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में पाकिस्तान में अदालतों के फैसलों, आइनी तरामीम और कानून साजी ने इंसानी हकूक़ और जमहूरी अमल को मुतासिर किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि कवानीन और इदारों को इख्तलाफ राय दबाने और सियासी नताइज पर असरअंदाज होने के लिए इस्तेमाल किया गया। जबकि पिल्ड की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत मज़ीद मजबूत हुआ है। 27वीं आइनी तरमीम को अदलिया की आज़ादी के लिए बड़ा धचका करार दिया गया और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कुछ अदालती फैसलों से जमहूरी अमल के लिए गुंजाइश मजीद कम हुई है। HRCP की रिपोर्ट के मुताबिक इंसदादे दहशतगर्दी कानून में तरमीम के तहत बगैर मुकदमे के तवील हिरासत का इख्तियार दिया गया। ये बलूचिस्तान के हवाले से बात हो रही है और कौमी असम्बली में भी इसी नौयत की तरमीम मंजूर की गई। पंजाब में पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी जैसे नए इदारे के क़याम पर भी सवालात उठाए गए हैं इस रिपोर्ट में, जिसे पंजाब में पुलिस के मतवाजी फोर्स समझा जा रहा है। इस रिपोर्ट में नाजरीन सियासी कारकुनों और ख़वातीन कैदियों के हवाले से भी जिक्र किया गया है। मजमूई तौर पर रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि कानून साजी में बुनियादी हकूक़, शफाफियत और इदारों के तवाज़ुन को यकीनी बनाया जाए।
इस सारी सूरत हाल में हम ये बात करेंगे कि हुकूमत कितना सीरियस लेती है ये जो इसके अंदर तमाम बातें कही गई हैं। जो 2 पॉजिटिव कानून साजी का इस रिपोर्ट में जिक्र है जिसको मुस्बत अंदाज में देखा गया, उसका भी हम आपको बता देते हैं। एक तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट को HRCP ने एक मुस्बत कदम करार दिया और चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट को भी उन्होंने एक मुस्बत कानून साजी करार दिया है। तो अब बात करेंगे इन तमाम मामलों के हवाले से। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमें ज्वाइन करें बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। पहले PTI की आज जो नियाजी साहब बहुत एम्फसाइज़ किया, अलीमा साहिबा ने एक रिमाइंडर भी भेजा आज, कल भी उन्होंने कहा था, लेकिन कोई इतनी बड़ी तादाद हमारे नुमाइंदे के मुताबिक भी नज़र नहीं आई आज। 70,000 तो उन्होंने पहले अहदेदारों का नंबर दिया था कि अगर इतने लोग अडयाला के बाहर पहुंच जाए तो प्रेशर बिल्ड होगा, तो क्या वजह रही इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अडयाला एक सेंसिटिव जगह है जहाँ खान साहब मौजूद हैं, और खान साहब के जो वर्कर्स आते हैं, पार्लियामेंटेरियंस आते हैं, वो एज एन इजहार यकजहती के तौर पे आते हैं। आज जिस तरह मंगल का दिन है, वकला की मुलाकात का दिन, बहनों की मुलाकात का दिन, तो ज़ाहिरी बात है लिस्ट एज़ यूजुअल सबमिट कराई जाती है। मगर अक्टूबर ऑनवर्ड जिस तरह आप देख रहे हैं कि मुलाकातों का सिलसिला तो किसी तरफ चल ही नहीं रहा, मगर फिर भी तहरीक इंसाफ अपनी वो ड्यूटी फुलफ़िल करती है। पिछली हालिया 2 मुलाकातें उठा 2 मंगल की आप अहवाल देख लें तो उससे आज बेहतर नुमाइंदगी मौजूद थी। आज देखें बैरिस्टर गौहर, सारे हमारे MNAs, पार्लियामेंटेरियंस जो मैंने देखे वो विजिबली वहाँ मौजूद थे। आप देखें साथ पैरेलल 2 चीज़ें देखने वाली हैं। जिस नाके के ऊपर पहुँच के वो अपील कर रही थी, तब तक वो कह रही थी कि सारे यहाँ पर पहुँचे। देखिए, सारों ने पूरे फार फ्लंग एरियाज से आना है। अगर आप एक्सपेक्ट करें कि 1 बजे सारे आ जाएंगे, नहीं आते। कोई 2 बजे पहुँचता है, कोई 3 बजे। साथ ही साथ आप देखें कि कल 6 को मानसेरा में भी जलसा है, CM KP ने रखा हुआ है, पार्टी तंजीम उधर भी इन्वॉल्व। 7 को एक और इवेंट पेशावर में इसी अडयाला के बाहर क्या करना है, इस पे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है पार्टी में और इमरान खान की फैमिली में। अडयाला के बाहर क्या करना है? अडयाला के बाहर ऑब्जेक्टिव एक ही है कि खान साहब की मुलाकात। देखें, आपने जो मेरे से सवाल किए उनसे पहले क्या सवाल बनता है कि क्या अक्टूबर ऑनवर्ड्स इमरान खान का इलाज कराया गया? क्या इमरान खान से मुलाकात कराई गई? क्या इमरान खान के केसेस टेकअप किए गए? क्या इमरान खान की रिहाई का कोई रास्ता निकला है? अब खुद देखें कि मतलब एक अजीब तरह का आप ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट का आवाज़ पढ़ी है। तो उस तरफ मैं आती हूँ। ये जो तीनों बातें आप और मैं, इस ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट को आज हमने खुसूसी उस पर बात करनी है। बैरिस्टर अकील साहब, ये मोबिलाइज तो 2-3 दफ़ा अलीमा साहिबा ने क्लियरली कॉल्स दी, नहीं कर सके, लेकिन हुकूमत के सर पर तो ये सवाल तलवार की तरह लटकता रहेगा कि कैदी को एक्सेस दी जाए, उनकी मुलाकातें बहाल करवाई जाएँ जो बैरिस्टर नियाजी साहब कह रहे हैं, और सेहत के हवाले से जो वो चाह रहे हैं ज़ाती मौलजीन की एक्सेस। सो हुकूमत कब तक इससे फिर इस सवाल से अपना पीछा छुड़ा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अफसर साहिबा। हुकूमत बिल्कुल जो है तमाम तर सहूलियात बामुताबिक जेल मैनुअल, जेल रूल्स के और आईने पाकिस्तान के मुताबिक जो राइट्स हैं वो बिल्कुल दे रही है, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। आप ज़ाती मौलजीन से अगर शुरू करें तो ज़ाती मौलजीन की इन पिक्चर होना इस तमाम तर मामले के ऊपर, जो उनकी आंख का मामला था, उनकी सेहत का मामला था, जो एक कैदी को, क्योंकि किसी और ये कैदी को प्राइवेट डॉक्टर्स की एक्सेस नहीं होती, वहाँ पे अंदर डॉक्टर्स मौजूद हैं, अगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं, और इनके लिए तो स्पेशल वहाँ पे पैनल बनाया गया है डॉक्टर्स का, जो कि ऑन रिकॉर्ड हैं, और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वाज़े तौर पे सामने आई भी हैं कि जो आंखों के अमराज चश्म के माहिरीन हैं वो वक्तन फ़क्तन उनको देखते रहे हैं। अब उनका प्रोसीजर हुआ है, जब उन्होंने तकलीफ़ का इजहार किया, उनके प्रोसीजर होने के बाद आखिरी जो चीज़ उनकी चेकअप हुई है वो आंख के हवाले से जो उनकी तकलीफ़ थी, उसमें जो चौथी थी वो मेरे ख्याल से 23 की 24 अप्रैल जो पिछले माह की तारीख थी, तो उसमें उनका वो हुआ है तमाम तर मामला। और उसके बाद जहाँ तक आपने एक्सेस की बात की, तो मावराए आइन या कानून या जेल रूल, जेल मैनुअल, तो कोई देखे ना मुलाकात या ये तो नहीं हो सकती। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप उसकी मुलाकात के स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड द लॉ अगर आप उसके डोमेन में रहते हुए करें तो बिल्कुल मुलाकात हो सकती है। लेकिन जब उस मुलाकात को मिसयूज़ किया गया, और एक नहीं मुतअद्दिद बार मिसयूज़ किया गया अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्डअप करने के लिए, उन तमाम चीज़ों के लिए, तो फिर बिल्कुल मलिक साहब, अब तो सूरत हाल थोड़ी तब्दील हुई। पहले तो आप कहते थे बयानात देते हैं, अब तो ये आप लोगों के साथ इतना ताउन करते हैं कि यहाँ पर मुज़ाकरात हो रहे थे तो उन्होंने अपना जलसा कैंसिल कर दिया, ये कहते हुए कि दोस्त ममालिक आ रहे हैं इस्लामाबाद तो हम जलसा
तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है, हुकूमत कितना प्रोलॉन्ग कर सकती है वकला और फैमिली से मुलाकातों पर पाबंदी को? वकीलों की तो मुलाकात हुई, चंद दिन पहले बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई, 1 घंटा वो तवील मुलाकात रही, उन्होंने अपनी इंस्ट्रक्शंस ली। अभी दोबारा वो मेरे ख्याल से मुलाकात की ख्वाहिश रखते हैं और जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने लेनी है मेन अपील के ऊपर, वो उनकी मुलाकात भी हो जाएगी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। वकीलों की मुलाकात को नहीं रोका गया। और आज अगर लोग नहीं आए, और मैं बिल्कुल ये दो जो मेरे कॉलीग्स हैं बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब, इनकी तो मैंने खुद टीवी स्क्रीन पे देखा कि ये वहाँ पे पहुंचे। अगर लोग नहीं आए डिस्पाइट के उनकी बहनों की तरफ से एक वाज़े तौर पे एक कॉल रही है और वो प्रेशर बिल्ड करना चाहते, तो फिर तो ये इनको खुद रियलाइज करना चाहिए। मैंने एक मुफ्त मशवरा दिया था मुलाकातों के हवाले से, शायद वो आज दिन तक जो है वो ये पता नहीं उस पर अमल दरामद करने से कासिर क्यों है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन करते हैं, मैंने कहा रजिस्ट्रार को वहाँ पे जमा करवाएं, आप बयान हल्फी या अंडरटेकिंग जो भी उसको नाम देना चाहें, कि हम उस अदालत के ऑर्डर की वायलेशन नहीं करेंगे। और एक जो है सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को भी जमा करवाएं और कहें कि जी हम वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे। अभी मैं न्यायिक साहब ने कहा कि केसेस नहीं लग रहे खान साहब के, मैं ये जरूर आपको कहूंगा कि अगर खान साहब के केसेस नहीं लग रहे तो कल फिर किसका केस लगा हुआ था और परसों किसका केस लगेगा। ये भी आप देख लें कि जब मेन अपीलें फिक्स हो गई, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस 426 पे उन्होंने कहा कि जी आपने इंस्ट्रक्शंस ले ली, आपने उसको प्रेस करना चाहते हैं, हम उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, 7 तारीख जो है वो फिक्स कर दी। तो अब केसेस फिक्स नहीं हो रहे या केसेस नहीं लग रहे तो फिर ये किस चीज की तारीख। लास्टली मैं ये जरूर आपसे कहूँ कि अब ये जलसे अगर मुख्तलिफ जगहों पे खुद रख रहे हैं और तंजीमी मामलात भी इनके नहीं है, तो फिर मैं अब इस पे क्या कमेंट करूं, क्योंकि मेरी जगह नहीं है, इट्स नॉट माय प्लेस टू कमेंट। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो सियासी मामलात मुलाकातों में डिस्कस होते थे, फिर एक नैरेटिव बिल्डिंग की जाती थी, हुकूमत ने बिल्कुल उस हवाले से इकदाम लिया कि मावराए रूल्स या आइन जो है और कानून उसके अबव एंड बियॉन्ड कोई मुलाकात नहीं हो सकती। चलें फिर एक जो मशवरा आप दे रहे हैं बयानी हल्फी के हवाले से, एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं। न्यायी साहब से इस पे उनका कमेंट शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम आज बात कर रहे हैं अडियाला के बाहर एहतजाज की। अलीमा खान की कॉल पर कोई एक बड़ा मौसर एहतजाज हमें आज होता हुआ नज़र नहीं आया। बैरिस्टर न्याजी साहब, जो बात अभी बैरिस्टर अकील मलिक साहब कह रहे थे वो तो बड़ा आसान सा हल पेश कर रहे हैं। कह रहे हैं एक बयान हल्फी जमा करवा दें कि वही कोई सियासी बयानात नहीं होंगे और जो भी मुलाकातों के हवाले से रेगुलेशन है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। ये इस सवाल का जो बैरिस्टर साहब ने बात की थी उसका हल जुड़ा हुआ है जो नवाज शरीफ साहब का ट्रीटमेंट होता रहा। क्या डॉक्टर अदनान इसी कोर्ट के ऑर्डर से बोर्ड का हिस्सा नहीं थे जब नवाज शरीफ साहब का एग्जामिनेशन हुआ था? तो आज इमरान खान के डॉक्टर्स क्यों नहीं हिस्सा बन सकते? साथ ही साथ ये अपनी उस पूरी उन मुलाकातों के हवाले में बता दें कि इन्होंने कोई एफिडेविट्स जमा कराए थे, क्या इनकी फुल मुलाकातें नहीं होती थी? मुवाजना पेश करते हैं कि वो कोई ऐसे सियासी बयानात नहीं देते थे जिससे बाहर जो है वो सूरत हाल तब्दील हो। पूरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं क्या नवाज शरीफ साहब की इंस्ट्रक्शंस पे चलती थी? बात है आप समझते हैं कि कोई ऐसी शरंगेज़ी हुई है, कोई आप कहते हैं मुल्क का कानून वायलेट हुआ है, तो आपके पास पूरा इख्तियार है। FI है तो आपके पास है, पहले आपने कितने पर्चे किए हैं आप पर्चे दे सकते हैं, आपके पास रेमेडी है। मगर ये कौन सी प्रिवेंटिव आपने डॉक्ट्रिन बना ली है कि आप एक कैदी के हकूक़ सल्ब करने के लिए आप कहेंगे कि जुर्म होने ही नहीं देंगे? मतलब जो इन्होंने जहन में परसीव कर लिया है कि शायद ये जुर्म होगा और ये हो जाएगा इस तरह से और इसका ये इफ़ेक्ट होगा, इसलिए कोई मुलाकात भी नहीं होगी। देखिए फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर सरकार के राइट्स हैं, स्टेट के राइट्स हैं, तो एक इंडिविजुअल की भी राइट्स हैं, वो कहीं ना कहीं तो बैलेंस करने हैं। आपने कहा कि वन ऑफ एक मुलाकात बैरिस्टर सलमान सफदर की करा दी, तो वो किसकी वजह से हुई? वो आपकी वजह से नहीं हुई। पूछ लें कि बयान हल्फी में क्या 2-4 पॉइंट्स लिख कर दें तो उससे मुलाकातें बाहर हो सकती और वो पूछ लें, और कल को क्या ये भी देने के लिए तैयार होंगे वो बयान हल्फी कल जब को? इनकी तो क्या बारी होना है आएगी? उसमें तो एक बहुत लंबी लिस्ट है जो HRCP की हम रिपोर्ट डिस्कस करेंगे। लेकिन बैरिस्टर अकील साहब, बयान हल्फी में 2-3 क्या मेजर पॉइंट्स हों? देखिए उसमें सबसे पहली जो बात है उस अंडरटेकिंग में अडयाला के सुपरिटेंडेंट, क्योंकि जो जेल के प्रेमिसेस हैं वो उसका प्रोरोगेटिव है और वो उनको बिल्कुल जो है रेगुलेट कर सकता है। उसमें सबसे पहली बात ये लिखें कि हम कोई लॉ एंड ऑर्डर की या सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं क्रिएट करेंगे। दूसरी बात कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ऑर्डर की वायलेशन है जो मीडिया के साथ बिल्कुल वो अडयाला के पेरिफेरी में या उसके कह लें बिल्कुल बाहर जो गुफ्तगू की जाती है जिस किस्म की, वो नहीं करेंगे। हम इदारों के सरबराहान को टारगेट नहीं करेंगे, हुकूमत का नहीं
नहीं कह रहा, लेकिन इदारों को जो टारगेट किया जाता है उस हवाले से उसको भी देखने की जरूरत है कि वो भी पॉइंट इंक्लूड जरूर करें, और फिर कहें कि जो मुलाकात होगी उसमें किसी किस्म की सियासी बयानबाजी या सियासी बातचीत नहीं होगी, फैमिली के लोगों की मुलाकात होगी, जो दीगर उनके दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनकी मुलाकात होगी, एंड दैट्स इट। अब वो कह रहे हैं कि आपके दौर में तो ऐसी पाबंदियां नहीं थी जब आपके लीडरशिप जेल में थी। आपसे हमने कभी भी सियासी गुफ्तगू नहीं की, हमने हमेशा उनकी सेहत के बारे में पूछा, हमने उनके हाल अहवाल पूछा, हमने उनकी जो है इश्यूज के ऊपर डिस्कस किया कि ये जिस तरह के भोंडे झूठे केसेस बनाए थे, ये कोई सियासी बात तो नहीं थी। तो हम ये कहते थे उस टाइम भी, और ये बाद में देखें ये हिस्ट्री ने प्रूव किया कि उनके ऊपर जो केसेस बने थे वो बिल्कुल किसने बनवाए थे, कैसे बनवाए थे, क्या मामला था, और वो सियासी केसेस थे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, और वो तमाम तर मामलात अब रोजे रोशन की तरह यहाँ हैं। हमने तो ये बात नहीं की, तो ये जी बात करें, केसेस की बात करें, उस दीगर चीजों के हवाले से बात करें, सियासी मामला डिस्कस न करें जिसकी इजाजत ही नहीं। न्याय साहब, अभी तक एहतजाज के मुतादिद कॉल्स के बावजूद दबाव डालने की आप लोगों ने मुख्तलिफ मौके पर कोशिश की, हुकूमत बिल्कुल अनबॉदर्ड है, आपकी पार्टी के अंदर इतनी तकसीम है कि खुद जो सलमान राजा साहब कल कमेटी बना रहे हैं उसमें जिन न्याजी साहब को शामिल किया गया वो पार्टी को छोड़ने का ऐलान एक बार कर चुके हैं उससे पहले, अब तो जो भी उनका स्टेटस है, लेकिन बहुत ज़्यादा इख्तलाफ पार्टी के अंदर से खबरों के मुताबिक सामने आया। किसी एक क़यादत के शख्स के ऊपर हमें मुकम्मल एतमाद कारकुनान का नज़र नहीं आता, तो बेहतर नहीं होगा कि बैरिस्टर अकील मलिक साहब के इस बात के ऊपर अमल आप कर लें, जो वो आपके सामने एक ऑप्शन रख रहे हैं, और मुलाकातें बहाल हो जाएं? ऑप्शन में वो बहुत सारी चीज़ें फिर भूल गए, फिर वो कहें कि जी वुज़ू भी करके आया करें, ज़ोर की नमाज पढ़ के आया करें, और जुमेरात वाले दिन ख़ास तौर पे अंडरटेकिंग दें कि आप रोज़ा भी रख के आएंगे और खैरात भी वहाँ करेंगे। मतलब फिर ये इस तरह तो नहीं चलता ना। देखिए पॉलिटिकल रहने दें, जब हम कह रहे हैं कि सियासी, अभी ख़ुद उन्होंने इतनी अच्छी बात की कि सियासी मियाँ साहब के सियासी मुकदमात थे, कल को ये भी मुकदमात जब ख़त्म होने हैं तो सियासी मुकदमात है, ये क्यों बने? इमरान खान वज़ीर आज़म इस मुल्क का बना, उसने कुछ सर्कल्स को डिफ़ाई किया तो ये केसेस बने हैं ना। सियासी केसेस पे क्या सियासी बात नहीं होगी तो कौन सी बात होगी? क्या वहाँ घरेलू बात होगी? इमरान खान से हमारा क्या ताल्लुक़ है? हमारा कोई पर्सनल ताल्लुक़ है क्या? इमरान खान हमारा कोई ज़ाती दोस्त है? देखें हम जिस कैपेसिटी में जाते हैं वो एक पॉलिटिकल रिलेशनशिप है ना, तो पॉलिटिकल रिलेशनशिप में पॉलिटिकल ही बात होगी। और आप देखें इन्होंने जब से पीका नाफिज किया है, इन्होंने समझ लिया कि जिस तरह से मीडिया को हमने विस्पर मोड पर डाल दिया, ये चाहते हैं कि तमाम की तमाम अपोजिशन अवाम भी विस्पर मोड पे चली जाए। देखिए इस तरह नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ स्पेस बनेगी, और ये हमारी गलत फहमी है कि हम इतना कुछ दबा लेंगे तो सारी चीज़ें चल जाएंगी। देखिए इकोनॉमिक चैलेंजेस इनके बहुत बड़े हैं, हमें जिस तरह से भी आपने जो हमारी डिविजन्स की तरफ इशारा किया, जो मौजूद हों वो अपनी जगह पे होंगी, मगर जो असल फ्रंट है, जो ये पिछले 4 साल से जिस चीज़ को हैंडल करना चाह रहे हैं वो शिप इनसे नहीं संभल रहा, वो मईशत का शिप। आम बंदे की आज तकलीफ़ का देखें तो आम बंदा परेशान है, जिसका तेल का 20,000 रुपये लगता था, आज 40 लाख। बतौर पूरी ऑपोजिशन एक इत्तेहाद भी आपने बनाया, एक आम आदमी के लिए तो आवाज़ उठाना दूर की बात है, अभी आप अपने लीडर के लिए ही जो है एक मौसर एहतजाज, न्याई साहब ये सवाल उठाया जा रहा है कि नहीं कर पाए हैं। बैरिस्टर अकील साहब, ये तो आपकी ऑपोजिशन है, लेकिन इंसानी हुकूक के हवाले से जब बात की जाती है तो तारीख़ उनको याद रखती है। कल HRCP की जो रिपोर्ट है उसमें इंसानी हुकूक की वायलेशंस को भी पॉइंट आउट किया गया, सियासी और शख्सी आज़ादियों के हवाले से भी बड़े सवालात उठाए गए हैं। तो ये चीज़ें तो हुकूमत का पीछा करती रहेंगी। जो 27वीं तरमीम जिसकी ऑब्वियसली आप भरपूर दिफा करते हैं, उसको इस रिपोर्ट में अदालती जुडिशल इंडिपेंडेंस के लिए एक बड़ा धचका करार दिया गया है, तो इसका ये सवाल भी तो आपका पीछा करता रहेगा। देखिए एक ये तरीका हो सकता है देखने का चीज़ों को, लेकिन मेरे ख्याल से मैं उससे बड़ा रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करूंगा। एक तो 200 सफ़ों से ज़ायद की ये रिपोर्ट है, और मैं पूरी रिपोर्ट का अभी तक मुतालिया नहीं कर सका, लेकिन जो मैंने थोड़ी चीज़ें चीज़ें देखी हैं और उसका आपने भी जिक्र किया, एक तो बिल्कुल जो मुस्बत चीज़ें आई हैं, चाहे वो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के हवाले से हो, चाहे वो माइनॉरिटीज़ के कमीशन की जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग लॉन्ग ओवरड्यू डिमांड थी और ज़रूरत थी इस तमाम तर मामले के ऊपर, वो उसका क़याम, तो ये भी तो चीज़ें 27वीं तरमीम के बाद ही आई हैं। अब उसके बाद आपने एक चीज़ जो है जिक्र नहीं किया, और मैं उसका जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा, ख़वातीन के जो हकूक़ हैं उस हवाले से, और बिलखुसूस जो उनकी इनहेरिटेंस के मामला हैं उस हवाले से, जो मुख्तलिफ कानून साजी के जो अमल हुए, जो चीज़ें आई, जो लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव्स दिए गए, और डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर जो कानून आया, तो ये तमाम तक चीज़ें जो हैं ये क्यूमुलेटिवली ये वो पॉजिटिव चीज़ें हैं
जिसका एतराफ़ इस रिपोर्ट के मैंने अंदर इनका भी है। जिक्र जरूर किया, लेकिन इनमें से कुछ चीज़ों का फिर काउंटर भी मौजूद है कि जहां माइनॉरिटी एक्ट पास किया वहीं जड़ावाला के जो विक्टिम्स थे उनको कंपनसेशन अभी तक नहीं दी जा सकी, तो वो फिर बहुत डिटेल में हमें जाना पड़ता। लेकिन ये 2 पॉइंट्स हैं जिनको एक्नॉलेज किया गया, लेकिन तकरीबन 80 और 90% वो पॉइंट्स हैं जिसमें हुकूमत की ये इस कानून साजी के ऊपर उसको नहीं उन्होंने अप्रूव किया। देखिए, एक चीज़ है कि ये एक उनका ज़ाविया मुख्तलिफ हो सकता है चीज़ों को देखने का, लेकिन ये बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब भी मेरे साथ एग्री करेंगे। इससे पहले जो जजेस की अपॉइंटमेंट का तमाम तर मामला था, वो मामला 2-4 पॉइंट्स में बड़े जल्दी आपके सामने रखूंगा। वो तमाम तर मामला मखसूस चेम्बरों से होता था। अब कम अज़ कम ये है कि जजेस की ही मेजॉरिटी वहाँ पे है, एग्जेक्टिव की जिस तरह पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया से मुराद अमेरिका और ही हम बतौर मिसाल इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे वाज़े तौर पे जो एग्जेक्टिव है या पार्लियामेंट है उसकी इनपुट ज़रूर होती है, जो लेजिस्लेचर है उसकी इनपुट ज़रूर होती है। वहाँ पे कांग्रेशनल हेयरिंग्स होती हैं, कॉन्फर्मेशन सेनेट की जो कमेटीज़ हैं उसमें भी तमाम तर मामला देखा जाता है। तो ये एक ज़रूर बात कह सकते हैं कि अब जो है कम अज़ कम जजेस की अपॉइंटमेंट का जो पूल है वो सिर्फ मखसूस चेम्बर्स तक महदूद नहीं रहा, वो ओवरऑल जो है इसकी एक कह लें एक जो क्वालिटी है उसको इंश्योर करने के लिए और अक्रॉस द बोर्ड एक जो पैरिटी है उसको हमने इंश्योर किया है। एक चीज़, दूसरी चीज़, जो जजेस ट्रांसफ़र का मामला था उसमें वो कुली इख्तियार जो था वो सदर पाकिस्तान का होता था, वो लेके हमने JCP को दे दिया, तो इससे हमने और मजीद एक बेहतर मामला सामने लेके आए। तो ओवरऑल जो 27वीं तरमीम के अंदर जो चेंजेस हैं, कोर्ट केसेस का बर्डन कम करना और जो केसेस हैं दीगर अदालतों में वो जो एक डिले का शिकार होते हैं उनको कम अज़ कम उससे बचाना, तो ये ओवरऑल एक पैकेज जो जुडिशल रिफॉर्म्स का पैकेज है ये हमने दिया। और मैं बिल्कुल उसका दिफा इसलिए करता हूँ क्योंकि दिफा बराए दिफा नहीं है, हकीकत है, और हकीकत चलिए इसको आप जुडिशल रिफॉर्म्स कहते हैं, इसका दिफा करते हैं, लेकिन सिविल सोसाइटी, इंसानी हुकूक की तंजीमें और वकला की भी एक बड़ी तादाद इस सब को अदलिया की आज़ादी के हवाले से एक नुकसानदेह और एक बड़ा धचका ही करार दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब और बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब इस प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।